नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज चलाई जा रही है और 8 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 200 प्रश्नों को कवर कर लिया है। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहेगा? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इसे देखना मत भूलिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं सीरीज नंबर 9। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भारत का धूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है और यह उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से विभाजित करती है। इसके उत्तर में आपको देखने को मिल रहा होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे क्या कहा जाता है? इसे कर्क रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है दोस्तों? मकर रेखा कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 202। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका आते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, इसमें अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 203। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कोरोमंडल तट कहा जाता है। तटों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है देखने को काठियावाड़ तट। ए गुजरात के तट को कहा जाता है काठियावाड़ तट। इसी प्रकार गोवा के तट को क्या कहा जाता है और महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है? इन दोनों के तटों को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के तट को क्या कहा जाता है? केंद्रा तट कहा जाता है। इसी प्रकार केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। क्लियर? दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा होगा पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है। क्लियर? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 204 कहता है कि भारतीय मानक समय का यामयोतर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है आपको यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। फटाफट से आंसर कीजिएगा। भारतीय मानक समय का यामयोतर नहीं गुजरता है कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय किसे कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है और यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। और यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 205। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश में शामिल नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? तो 8 हैं। इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो
नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। कब बनाए गए हैं? 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर। उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। दादर नगर एवं हवेली एवं दमन दीव को मिला दिया गया है। कब? जनवरी 2020 को मिलाकर एक कर दिया गया है। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 206, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम घाट या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और यह कितना किलोमीटर लंबा है? 1600 किलोमीटर लंबा है। इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 207, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी की बात कर लेते हैं तो इसमें छोटे बड़े 572 द्वीप आते हैं, जिनमें कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। और सैंडल पीक किस अंडमान में स्थित है? नॉर्थ अंडमान में स्थित है। दोस्तों अंडमान की बात कर लेते हैं तो ये 4 भागों में बटा है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान या साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर आपको कहाँ देखने को मिलता है? जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, साउथ अंडमान में आपको देखने को मिलेगा। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों यहाँ डंकन पैसेज है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डंकन पैसेज किन के बीच स्थित है तो नोट कर लीजिएगा, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। 10 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 208, निम्नलिखित में से कौन सबसे नई पर्वत श्रृंखला है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, हिमालय सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसका निर्माण 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। पश्चिम घाट का निर्माण 150 मिलियन वर्ष पूर्व, और अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। इसका निर्माण 370 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। क्वेश्चन नंबर 209, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? दोस्तों इन पर्वत श्रेणियों की बात कर लेते हैं तो सबसे पूर्व में आपको देखने को मिलता है काराकोरम श्रेणी, इसके बाद लद्दाख श्रेणी, इसके बाद जास्कर श्रेणी और सबसे नीचे पीर पांजल श्रेणी आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3 4 1 2। भारत में उत्तर से दक्षिण तक की श्रेणियां कौन कौन है? तो सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलता है दोस्तों काराकोरम श्रेणी। सबसे उत्तर में आपको मिलता है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, इसके नीचे जास्कर श्रेणी और सबसे नीचे मिलता है पीर पांजाल श्रेणी। इसी के नीचे आपको मिलता है धौलाधर श्रेणी और फिर शिवालिक श्रेणी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 210 का आंसर कीजिए दोस्तों, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। नंदा देवी चमोली जिले में स्थित है, उत्तरांचल राज्य में। इसके दोनों तरफ गौरी गंगा और ऋषि गंगा बहती है। हिमालय की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है,
इंडस और सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 211, भागीरथी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गौमुख से निकलती है। भागीरथी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत के उत्तराखंड राज्य में बहती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। इसका भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तरकाशी जिले के गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी को दोस्तों रेवा के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है। किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है और इसका मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। क्लियर? ताप्ती नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है और यह नर्मदा के दक्षिण में बहती है। और नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वतमाला है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वतमाला है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत शहर बसा हुआ है। और ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन है? पूर्णा इसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 213, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी नदी नहीं निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, नासिक जिले में। अमरकंटक पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है दोस्तों? महानदी निकलती है और पूरब की ओर बहती है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। और कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सोन अमरकंटक की पठारी से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाती है। किस में मिलती है? गंगा में यह मिल जाती है। और नर्मदा नदी अमरकंटक पठारी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और खंभात की खाड़ी किसका भाग है दोस्तों? अरब सागर का भाग है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। अरुण नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यह कोसी की उपनदी है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और सोन कोसी और तमोर नदियों से मिलती है और इसके पश्चात कोसी नदी का निर्माण होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, अरुण नदी जब नेपाल में पहुंचती है तो इससे कौन कौन सी नदियां मिलती है? तमूर और सोन कोसी, और यहीं से इसे कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कोसी नदी की बात कर लेते हैं। तो यह नेपाल में तो एक धारा में बहती है, लेकिन जैसे ही बिहार में पहुंचती है भयंकर बाढ़ लाती है और हमेशा अपनी धारा बदलती रहती है। इसी कारण इसे बिहार का क्या कहा जाता है दोस्तों? शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 215, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? रायपुर के समीप धमतरी जिले से होती है। किस पर्वत श्रेणी से होती है? शिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होती है। कहाँ पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। और इस नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन है? रुद्री, गंगरेल और हीराकुंड। क्लियर? इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? शिवनाथ, हंसदेव, अरपा, जोक, तेल और इब इसकी सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 216, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, स्थलीय और सामुद्रिक हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं के कारण होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर
270। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में आच्छादित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। प्रतिशत वन क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो 5 राज्य शीर्ष पर है। वो कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, जहाँ 84.53% वन पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड का नंबर बाद में आता है। क्वेश्चन नंबर 218, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश की कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण होना आवश्यक है? तो काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों, परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 33%। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? 1988 में लाया गया था और इस नीति के अनुसार 33% क्षेत्रों में वनों का होना आवश्यक है। उद्देश्य क्या है? वायुमंडलीय संतुलन बनाना, पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। क्लियर? 2/3 वन वृक्षों की आवरण पहाड़ों और पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। भारत का वन और वृक्षों का आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 24.39% है, जो कि 33% होना आवश्यक है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 219, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेड्रस डेओडारा है और यह शंकुधारी वृक्ष के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देवदार का वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 220, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य कौन कौन हैं? सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। आंध्र प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। नहरों द्वारा किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश में। अन्य प्रमुख राज्य जहां नहरों द्वारा सिंचाई होती है कौन कौन है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित में कौन सी युग्म सुमेलित है? दमनगंगा गुजरात में बिल्कुल सही सुमेलित है, बहती है। गिरणा महाराष्ट्र में बहती है, जो कि ताप्ती की सहायक नदी है। पंपा केरल में बहती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2, 3 सभी सुमेलित है। दमनगंगा कहाँ से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, गुजरात और दमन से होकर गुजरती है। गिरना की बात कर लेते हैं तो ताप्ती की सहायक नदी है। क्लियर? पंपा नदी को पंबा नदी के नाम से जानी जाती है। केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 223, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश है। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार का नंबर आता है। ओवरऑल देश की बात कर लेते हैं तो ब्राजील सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है। इसके बाद दूसरा स्थान भारत का है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 224, निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार पाया जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य जो है टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। टीन अयस्क का क्या नाम है? कैसीटीराइट। क्लियर? कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कर्नाटक जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, गन्ना उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु केले और नारियल के लिए प्रसिद्ध है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 225, झारखंड में कोयला की खानी कहाँ पर स्थित है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, झरिया में स्थित है। झरिया कहाँ है? झारखंड में स्थित है और धनबाद जिले में पड़ता है। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 9 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 10 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।